नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में फिर से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वन संपदा। वन संपदा से संबंधित सभी डाटा इस वीडियो में आपको मिलेंगे नोट्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा, इसको पूरा देखिएगा आप। ये जारी हुई थी 2019 में। 2019 में इसको जारी किया गया था। और इसके जारीकर्ता कौन होता है? इसको जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और इसे जारी किया गया था 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2019 को। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लेटेस्ट की बात करें तो कोरोना की वजह से तो डेटा जो है वो अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो इसकी बात हम करते हैं। वनों का जो सर्वेक्षण है, वनों का सर्वेक्षण कौन करता है? यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि वनों के सर्वेक्षण का कार्य कौन करता है? कौन करता है? केंद्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान। केंद्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान। और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है? देहरादून में। तो यहाँ से तो प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यालय का जो है ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कार्यालय द्वारा फर्स्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? वो जारी की गई थी 1987 में। 1987 में इसके द्वारा पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में? 2 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। और ये 2019 की जो रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 16वीं रिपोर्ट कही जा सकती है। 2019 की रिपोर्ट कौन सी है? 16वीं रिपोर्ट है। तो यहाँ तक हमने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात की। कौन निकालता है? तो केंद्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, ठीक है। और इसके द्वारा पहली 1987 में की गई थी। 2 साल बाद में ये स्थितियाँ जारी होती है। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान की। अब अगर मैं यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ, अब हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान की अगर वन स्थिति की मैं बात करूँ अगर, तो वो है 32737। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत में इसका स्थान होता है 15वां। वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूँ तो 9.57% भाग पर क्या है? वन है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान के 9.57% भाग पर वन क्षेत्र उपलब्ध है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। वनों का हम यहाँ पर करने वाले हैं वर्गीकरण करते हैं हम कि किस प्रकार के वन हैं। देखिए, वनों को हम 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं संरक्षित वन के रूप में, और तीसरा हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं अवर्गीकृत में, अवर्गीकृत। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। आरक्षित का मतलब क्या होता है कि जहां पर किसी भी तरह की कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती है ना, उसको आरक्षित कहते हैं। यानी कि पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र, जहां पर क्या होता है? प्रतिबंध लगा होता है कि किसी भी तरह की आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती। इसका परसेंटेज कितना है? 38.11% है। टोटल में 38.11% है। यानी कि अगर बात करें तो 12475 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 38.11%। ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होते हैं जिन पे पूर्णतया प्रतिबंध होता है? संरक्षित में क्या होता है कि इसमें कुछ शर्तों के साथ आप आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ शर्तें होगी पर आप आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा होते हैं, ये होते हैं 55.64% है इनका। और अगर इनको वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 18217, ये इनका वर्ग किलोमीटर एरिया है। वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया इनको कवर होता है। फिर होते हैं अवर्गीकृत को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बिखरे वन जो होते हैं वो अवर्गीकृत होते हैं। ये होते हैं 6.25% इनका है, यानी कि 2045 वर्ग किलोमीटर। तो
ये 3 तरह के इसका वनों का वर्गीकरण हम करते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है, आप पूरा जरूर देखिएगा आप इसको। फिर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ घनत्व के आधार पर। वो तो हमने बात किया था, वर्गीकरण किया था हमने। घनत्व के आधार पर बात करूँ मैं तो देखिए, घनत्व के आधार पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सघन वन, कि राजस्थान में सघन वन कितने हैं। तो राजस्थान में सघन वनों का प्रतिशत बहुत कम है, 0.02% ओनली सघन वन है। उसके बाद मैं बात करूं मध्यम वन, मध्यम वन की बात करूं तो ये है 1.27%, 1.27%। इसके बाद मैं बात करूं खुले वन, खुले वन, तो खुले वन का जो प्रतिशत है ये भी ध्यान रखिएगा 3.57%। और उसके बाद में बात करूं झाड़ियाँ की, अगर स्क्रब हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं झाड़ियाँ, तो इनका परसेंटेज होता है 1.39%। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो हमने बात की वनों के बारे में, इनके परसेंटेज वगैरह की बात देखी। अब हम सर्वाधिक को न्यूनतम पर आते हैं। चलिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर 1 पे तो कौन आता है, नंबर 1 पे आता है उदयपुर। उदयपुर, इसका क्षेत्र कितना है 2557 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 2 पे आता है अलवर। ध्यान रखिएगा, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर आता है। और नंबर 3 पे कौन आता है, नंबर 3 पे आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब इसी में अगर मैं न्यूनतम देखूं, अगर न्यूनतम किसमें देख रहे हैं हम, वन क्षेत्र में देख रहे हैं, तो न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है चूरू। कितना है, ओनली 82 वर्ग किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर, ओनली 82। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और नंबर 3 पे आता है जोधपुर। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सर्वाधिक वन क्षेत्र है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये न्यूनतम वन क्षेत्र है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं, वन क्षेत्र प्रतिशत, वन क्षेत्र में प्रतिशत, परसेंटेज की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात करते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत कहाँ है, तो वो है उदयपुर में। ये यहाँ पर भी उदयपुर नंबर 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे आता है उदयपुर ही आता है, 23.5% है, 23.5%। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है प्रतापगढ़। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में सेकंड नंबर पर प्रतापगढ़ की स्थिति है। न्यूनतम बात करें, अगर न्यूनतम इसी क्षेत्र में परसेंटेज में अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सबसे नंबर 1 आता है जोधपुर, न्यूनतम प्रतिशत है जोधपुर में 0.47% ओनली। और ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड नंबर पे आता है चूरू, ये आप ध्यान रखिएगा। तो राज्य में अगर टोटल बात करेगा, टोटल राज्य में जो वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है हमारे पूरे राजस्थान में, वो है 8112 किलोमीटर, 8112 किलोमीटर हमारा वृक्षारोपण का क्षेत्र है, जो कि 2017 के मुकाबले, 2017 क्योंकि हर 2 साल में होती है, 2017 के मुकाबले 154 किलोमीटर कम है, 154 वर्ग किलोमीटर क्या है, कमी हुई है, माइनस हुआ है, तो 154 किलोमीटर कम हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, वनों के बारे में ही बात करते हैं। झाड़ियों की बात करें, देखिए झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाली में है। ध्यान रखिएगा आप कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ हैं, झाड़ियाँ पाली में है, झाड़ियाँ, स्क्रब जिसको हम कह सकते हैं, स्क्रब। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम होती है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ न्यूनतम झाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको, हनुमानगढ़ में मिलेगी। और इस वन रिपोर्ट जो हुई थी 2019 वाली वन रिपोर्ट, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि 16 जिलों में तो 16 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, 16 जिलों में तो वृद्धि हुई थी और 13 जिलों में कमी हुई थी। ध्यान रखिएगा, 13 जिलों में क्या हुई थी, माइनस हुआ था, और 16 में क्या हुआ था, प्लस हुआ था। और 4 जिले ऐसे हैं जो स्थिर रहे थे, स्थिर, ना कमी ना ज्यादा। तो ये 4 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जिलों के नाम यहाँ पे देखिएगा, कौन कौन से 4 जिले हैं, वो है करौली यानी स्थिर,
ना ज़्यादा बढ़े ना कम हुए। उसके बाद दौसा, ना ज़्यादा कम ना बढ़ाव। उसके बाद धौलपुर, ना कमी ना घटाव। और चुरू। ये चारों झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो यहाँ पर कमी हुई और ना ही यहाँ पर वन क्षेत्र बढ़ा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है। वन की जो वृद्धि हुई है, वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे आता है, यहाँ पर बाड़मेर आता है। बाड़मेर जिला जो है वो नंबर 1 पे आता है। बाड़मेर में क्या हुआ है कि 16.69 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें वन बढ़े हैं। और सेकंड नंबर पे आता है जैसलमेर। तो इन दोनों ही जिलों में वन जो है, वन क्षेत्र क्या हुआ है, बड़ा है। और अगर बात करते कमी, वन क्षेत्रों में जो कमी कहाँ हुई है, कमी में नंबर 1 पे आता है उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर में कमी हुई है, वन क्षेत्र में उदयपुर में कमी हुई है। और वो हुई है 6.46% की, 6.46% की कमी हुई है। और दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर प्रतापगढ़, सेकंड नंबर पर प्रतापगढ़ आता है। तो ये बात हुई यहाँ पर कमी और न्यूनतम और सर्वाधिक वाले जिलों के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करते हैं। ये जो देहरादून में हमने जो बात की थी, देहरादून वाला, देहरादून केंद्रीय, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो यह आप ध्यान रखिएगा, इसके क्या है कि इसके 4 मुख्यालय, इसके यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, इसके 4 मुख्यालय हैं। एक तो है कलकत्ता में, क्षेत्रीय मुख्यालय जिसको हम कह सकते हैं। देश का तो ये है, केंद्रीय तो ये है, पर ये इसके क्षेत्रीय है। दूसरा है पड़ता है इसका शिमला में। फिर इसका तीसरा है इसका नागपुर में है, कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र। और एक और इसका है बेंगलोर में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कलकत्ता, शिमला, नागपुर और बेंगलोर। अब हम बात करें, जैसे भारत की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करें कि भारत में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 0.036 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन। जो बात करें हम प्रति व्यक्ति वन, तो इसका जो रेशियो है वो ये है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, हम वन मंडलों की बात करते हैं। राजस्थान में जो वन मंडल है, राजस्थान की बात ही हम करेंगे इस वीडियो में। राजस्थान में वन मंडल कितने हैं ये आप ध्यान रखिएगा, टोटल है 12 वन मंडल है। राज्य में मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जो है, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये है जोधपुर में। ये ध्यान रखिएगा, जोधपुर में स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर में है। और राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो वो जयपुर में पड़ता है। राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है वो जयपुर में पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं वन नीतियों के बारे में। जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की प्रथम वन नीति, राजस्थान की फर्स्ट जो वन नीति कौन सी थी, प्रथम वन नीति कब जारी हुई, ये जारी हुई थी हमारी 8 फरवरी 2010 को, 8 फरवरी 2010 को प्रथम हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र वन नीति जारी करने वाला देश का ये फर्स्ट राज्य है। हमारा राजस्थान जो है वो प्रथम राज्य है जिसने अपनी खुद की वन नीति जारी की थी, तो इसको ये प्रथम स्थान पर आता है। अब कुछ शब्दावली की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पलाश के बारे में, आपने सुना होगा पलाश, इसी को कहते हैं ढाक भी कहते हैं हम, ढाक, पलाश के दो, ढाक के दो, जंगल क्या कहते हैं इसे। अब जैसे महुआ की बात करें, महुआ तो इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे, यानी देशी शराब इससे बनती है। आर्किड जो होता है वो जंगल की सुंदरता कहलाता है। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं,
तो राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं ये हमें पता होगा। किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा, राजस्थान का सागवान कहते हैं इसे। रोहिड़ा से बंदूक का जो बट होता है ना वो बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इससे बट बनता है। गोंद उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो है चोटन, ये हमें पता है, चोटन बाड़मेर में है जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बीड़ी अगर बनाते हैं तो उसके लिए तेंदू का पत्ता काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई यहाँ पे इनकी बात। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ घास के बारे में। घास की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। घास, राजस्थान में कौन कौन सी घास पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो सेवण, ये पाई जाती है। जी हाँ, ये सब घासों के नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। धामण हो गई, जी हाँ, धामण भी एक घास है, धामण। उसके बाद है करड़, ये भी एक घास है, करड़। उसके बाद है अंजन, अंजन भी एक क्या है? घास है, अंजन। ये सब प्रोटीन युक्त। और एक मुराद भी बात करते हैं, मुराद। तो ये सब जो घासें हैं ये सब प्रोटीन वाली है, इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त है ये, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन, इनसे खाते समय इनसे जानवरों को प्रोटीन मिलता है। तो ये सब पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? ये सारी घासें पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर मैं बात करता हूँ बुर घास। बुर घास, एक है बुर घास और एक है मोथिया घास। मोथिया, मोथिया घास, ध्यान रखिएगा। दोनों जो घास है वो कैसी है? मीठी है, दोनों मीठी घासें हैं। बुर घास जहाँ पर बीकानेर में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। तो वही मोथिया घास पाई जाती है चूरू में, चूरू में पाई जाती है, या ध्यान रखिएगा। और भी मीठी घास की मैं बात करूँ, अगर मीठी घास और भी है, मीठी घास में जैसे मान लो मैं बात करूँ सुगनी की, सुगनी भी एक तरह से क्या है? मीठी घास है। और मैं बात करूँ ओलेवरी की, ओलेवरी भी क्या है? मीठी घास है। तो सुगनी और ओलेवरी भी मीठी घास है। सुगनी जहाँ बीकानेर में पाई जाती है, वही ओलेवरी जोधपुर में पाई जाती है। खस, खस सवाई माधोपुर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इत्र बनाते हैं इससे, तो खस तो है वो इत्र में काम आती है। खस इत्र बनाने में काम आती है, खस घास, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर में पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम, और बात करते हैं पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। वन क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, पुरस्कार की बात कर लेते हैं। एक पुरस्कार जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वन क्षेत्र में, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है अमृता देवी वानिकी पुरस्कार। अमृता देवी वानिकी पुरस्कार, अमृता देवी वानिकी पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। कब शुरू हुआ था ये? 1994-95 में शुरू हुआ था, 1994 to 95, तब ये उस समय ये शुरू हुआ था। और इसमें क्या होता है, कितना प्राइज मिलता है? इसमें प्राइज की बात करते हैं। इसमें प्राइज देखिए, व्यक्ति अगर है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति को तो मिलता है 50,000। और अगर संस्था है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसको मिलता है 1 लाख। तो किसी व्यक्ति को तो मिलता है 50,000 रुपए, और अगर कोई संस्था है तो उसको मिलता है 1 लाख रुपए प्राइज मिलता है। स्मृति वन जैसे मैं बात करूं कि ये कहाँ है? बटरफ्लाई वैली, बटरफ्लाई वैली, बटरफ्लाई वैली के दो ऐसी, इसी को कहते हैं स्मृति वन। तो ये है जयपुर में। और प्रस्तावित की बात करें कि कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रस्तावित कहाँ है? तो प्रस्तावित है हमारे सीकर में और झालावाड़ में, सीकर और झालावाड़ में, यहाँ पर ये प्रस्तावित है। यहाँ मतलब कि यहाँ पर भी ये चीज बनेगी। अब जैसे मैं बात करूँ कैक्टस गार्डन का है, कैक्टस गार्डन जो है वो हमारा कहाँ है? कुलधरा में, कुलधरा जैसलमेर, ये हम सबको पता है। नेचर पार्क, नेचर पार्क, नेचर पार्क हमारा पड़ता है चूरू में। हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन हमारा पड़ता है अजमेर में, ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है? अजमेर में, ये इंपॉर्टेंट है।
अब मैं बात करने वाला हूं वनों के प्रकार की। वनों के प्रकार की भी बात कर लेते हैं। वनों के प्रकार, वनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी भी जरा हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं हमारे पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए, शुष्क तो आपको मिलेंगे ही, जी हाँ, सूखे मिलेंगे। मरुद्भिद यानी कि मरुस्थलीय जो है वो भी मिलेंगे, मरुद्भिद। उसके बाद आपको कांटेदार भी मिलेंगे, जी हाँ, यहाँ यहीं पर कांटेदार मिलेंगे। और यहीं पर हमें मिलेंगे झाड़ीनुमा, झाड़ीनुमा। तो ये सारे जो वन है ये किसकी विशेषता है? ये पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। इसमें कौन से वन आते हैं? इसमें जैसे मैं बात करूं रोहिड़ा, बबूल, केर, नागफणी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है वो। थोर और खेजड़ी, ये सारे वन इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन से वन हो गए? पश्चिमी राजस्थान में वन। आगे बात करते हैं। दूसरी तरह की वनस्पति की अगर हम बात करें तो ये होती है उपोष्ण, उपोष्ण वनस्पति, जिसको हम कहते हैं सदाबहार, उपोष्ण सदाबहार, उपोष्ण सदाबहार, जो ये पाई जाती है सिरोही में, सिरोही में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी होती है? इसमें हम बात कर सकते हैं आम की बात कर सकते हैं, इसमें हम बांस की बात कर सकते हैं, और इसमें हम सागवान की बात हम कर सकते हैं। आम, बांस और सागवान की बात हम कर सकते हैं। उसके बाद और हम वनस्पति देखें तो एक हम वनस्पति की बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार वाली, दक्षिणी पूर्वी पठार। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वो है सागवान, यानी चौड़ी पत्ती वाले। सिंपल भाषा में बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले। इनकी पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है। फिर हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंध पर्णपाती, या हम इन्हीं को कह सकते हैं पतझड़ी वन, पतझड़ी वन। इन्हीं को हम कह सकते हैं पतझड़ी वन, जो कि पाए जाते हैं पूर्वी मैदानी भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग में ये पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं शीशम की बात करूँ मैं, शीशम हो गया। उसके बाद में बरगद की बात करूँ मैं, बरगद हो गया। उसके बाद में मैं पीपल की बात करूँ, पीपल हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। उसके बाद में हम लास्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं अरावली वाले, अरावली। अरावली क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं? डाक पाए जाते हैं, पलाश पाए जाते हैं, और धोंक के वन पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः बहुत अधिक मात्रा में ये वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ कार्यक्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्यक्रम। ये इसका अंतिम भाग है, कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम की बात करते हैं। जैसे पहला कार्यक्रम में बात करूं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता एवं जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता परियोजना, परियोजना। ये किसके द्वारा संचालित की गई थी? ये हमें ध्यान रखना है बस। तो ये जापान द्वारा संचालित की गई योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ वानिकी विकास परियोजना। एक और है वानिकी विकास परियोजना, वानिकी विकास परियोजना। वानिकी विकास परियोजना जो है वो 15 जिलों में है, ध्यान रखिएगा, 15 जिले, 15 जिले हैं। और इसका भी जो देश का नाम है वो है जापान। और ये वर्तमान में क्या हो गई है? बंद है, ध्यान रखिएगा। ये 2002 से बंद है, 2002 से बंद है ये सेकंड नंबर वाली योजना। फिर मैं बात करता हूँ मरुस्थल,
मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थल वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है ये 1978 से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा 1978। इसमें भारत सरकार यानी इंडिया का जो परसेंटेज था वो था 75% और राजस्थान का जो परसेंटेज था वो था 25%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और जिले कितने थे? 10 जिले थे, 10 जिलों से शुरू हुई थी। और आज की अंतिम हम बात करने वाले हैं अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, देश का नाम कौन है? जापान, जापान ने संचालित की थी। और इसमें 10 जिले हमारे राजस्थान के थे और 2000 में ये खत्म हो गई थी, इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा राजस्थान में वन, इसका हमें कमेंट जरूर करें। और भी बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।